पद्मा जी नमस्कार, जी को नमस्कार, जितेंद्र जी को नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रधान श्री निमल जैन जी। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। आगे का संचालन करेंगे प्रांतीय मंत्री श्री रविंद्र सिंह चौहान जी। चौहान साहब आप कराइए। देखिए, कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रांतीय शिविर ऑनलाइन आज निश्चित हुआ है, तो जिसमें हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री वेद प्रकाश राठी जी के द्वारा संचालन किया जाएगा। उससे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक भजन राठी जी आ गए, सुनील जी। सुनील जी हेलो सुनील जी, देखिए एक भजन श्रीमती किरण चौहान लखनऊ प्रस्तुत करने जा रही हैं आपके समक्ष। श्रीमती चौहान। श्रीमती किरण चौहान। श्रीमती किरण चौहान म्यूट अपना ओपन कर ले, म्यूट खोल ले। जी नमस्कार सभी को। आप अपना भजन प्रस्तुत करिए, श्रीमती किरण चौहान लखनऊ से। जी जी थैंक यू सभी को। पहले सरस्वती माँ को याद कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड पद्मासना, पूरा जुड़िया ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवे सदा वंदिता, या मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अब भजन प्रस्तुत है। तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी रे सावरिया, तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी रे सावरिया, अब देर न कर नैया पड़ी है भंवर मेरे सावरिया, सावरिया तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी रे सावरिया, तेरे ही भरोसे। तूफानों से लड़ते लड़ते टूट गई पतवार हो, तूफानों से लड़ते लड़ते टूट गई पतवार हो, कौन निभाए साथ यहाँ पर किससे कह
करूं पुकार हो। करुणा सागर है नटनागर, करुणा सागर है नटनागर, कोई नहीं दातार हो। दरिया है गहरा छाया घोर अंधेरा, दरिया है गहरा छाया घोर अंधेरा, अब देर न कर नैया, पड़ी है भंवर मेरे सांवरिया। सांवरिया तेरे ही भरोसे नैया, छोड़ी रे सांवरिया, तेरे ही भरोसे नैया, छोड़ी रे सांवरिया। अब देर न कर नैया, पड़ी है भंवर मेरे सांवरिया। सांवरिया तेरे ही तुम सामाजी और न कोई, तुम दीनों के नाथ हो। तुम सामाजी और न कोई, तुम दीनों के नाथ हो। मुझ निर्बल का है मनमोहन, आकर पकड़ो हाथ हो। जिसका न कोई धीरज खोई, जिसका न कोई धीरज खोई, उनके तुम ही साथ हो। सुनो जी कन्हाई घड़ी विपदा की आई, सुनो जी कन्हाई घड़ी विपदा की आई, अब देर न कर नैया, पड़ी है भंवर मेरे सांवरिया। सांवरिया तेरे ही भरोसे नैया, छोड़ी रे सांवरिया, तेरे ही भरोसे नैया, छोड़ी रे सांवरिया। गज की खातिर दौड़े आए, वैसे आओ आज हो। गज की खातिर दौड़े आए, वैसे आओ आज हो। द्रुपद सुता की तुमने आकर राखी जैसे लाज हो। आलू सिंह मेरी लाज है तेरी, तुम ही मेरी लाज हो। संकट हारी सांवर शरण तुम्हारी, संकट हारी सांवर शरण तुम्हारी, अब देर न कर नैया, पड़ी है भंवर मेरे सांवरिया। सांवरिया तेरे ही भरोसे नैया, छोड़ी रे सांवरिया, तेरे ही भरोसे नैया, छोड़ी रे सांवरिया। अब देर न कर नैया, पड़ी है भंवर मेरे सांवरिया। सांवरिया तेरे। धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी का, थैंक यू। बहुत सुंदर भजन। तेरे ही भरोसे छोड़ी है नैया सांवरिया, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच श्री वेद प्रकाश राठी जी लाइन पे आ गए। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम ऑनलाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शिविर आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका मार्गदर्शन हमारे आदरणीय श्री वेद प्रकाश राठी, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के श्री निर्मल कुमार जैन जी प्रधान, समस्त प्रांत कार्यकारिणी के और सदस्य, समस्त प्रधान, क्षेत्रीय प्रधान, जिला मंत्री, संगठन मंत्री,
मातृशक्ति बंधुओं सबका हार्दिक अभिनंदन। अब मैं अनुरोध करूंगा, देखिए राठी जी के बारे में सभी आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आपके पास रोगों का योग के माध्यम से भोजन कैसा हो, आसन कौन से हो, प्राणायाम कौन से हो, उनके निवारण के लिए आपके पास भरपूर खजाना है और वही आपके समक्ष आज परोसेंगे और बड़े ध्यान से आप लोग उसको ग्रहण करें। साथ में कॉपी पेंसिल जरूर रखें, जहां जरूरत हो जिनकी वो भी अपना नोट करते रहें। तो मैं आगे जो है आदरणीय श्री वेद प्रकाश राठी जी से अनुरोध करूंगा कि आगे का आप संचालन। श्री वेद प्रकाश राठी। सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है ना ढंग से? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज जैसे चौहान साहब से मेरी बात हुई थी, अधिकतर बातें करेंगे कोरोना के बारे में और योग के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जो लोग इससे प्रभावित रहे उनको कैसे ठीक होना है और आगे, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है विश्व से, अभी तीसरी लहर की फिर सुगबुगाहट है, आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सावधानी आज भी उतनी ही है जितनी हमें 1 साल पहले थी। साथियों, आपने देखा होगा आज से करीब 1.5 साल पहले सारा विश्व कोरोना की महामारी से तकरीबन 1.5 साल से जूझ रहा है। आपने देखा भी, ये भी देखा होगा कि बीमारी से पीड़ित लोग जिनकी इम्यूनिटी शक्तिशाली थी वो घर पर ही ठीक हुए और जो कमजोर इम्यूनिटी वाले थे उनको, ये चौहान साहब बाकी के ना ये बंद करो, ऑल म्यूट कर दो सुनील जी, ऑल म्यूट। ऑल म्यूट करो, मैं फिर अपने को ठीक करूंगा। जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और जो दूसरी संलग्न बीमारियों से पीड़ित थे, जैसे कि ब्लड प्रेशर था, शुगर थी, मोटापा था या अन्य बीमारियां थी, उनके लिए तो ये बीमारी बहुत ही, इस महामारी ने एक कहर ढाया, वो शायद वापस भी ना आ पाए हों। लेकिन इन सब से पिछले 1.5 साल में हमारी मानसिकता को इसने बदल के रख दिया। अधिक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। जो लोग अपनी संपन्नता पे नाज करते थे, जो शहरों में रहते थे, गांव में पहली लहर, दूसरी लहर ने तो फिर भी प्रकोप ढाया, लेकिन पहली लहर का असर तो बिल्कुल ही ना के बराबर था। दूसरी लहर थोड़े समय के लिए थी, लेकिन उससे मृत्यु दर बहुत तेज बढ़ा, लेकिन वो बहुत तेज तीव्र थी। दोस्तों, एक ये सारे विश्व को अब पता चल गया, जो हम संग्रह में लगे हुए थे, धन संग्रह में, सांसारिक सुखों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। शरीर गौण था, प्रकृति गौण थी। शायद ईश्वर ने हमें चेताया है, बताया है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं साथियों। सच्चा धन किसी व्यक्ति के पास है तो उसका स्वास्थ्य है। अगर वो स्वस्थ है तो वो सोना चांदी फिर भी इकट्ठी कर लेगा, लेकिन वो अस्वस्थ है, यानी कि अंदर से खोखला, वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है,
जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, वीक है, तो जो वातावरण से जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो व्यक्ति पर हमला करते रहते हैं, उनके प्रकोप को वो सह नहीं पाता। इसलिए हमारा पहला दायित्व है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। पहला सुख निरोगी काया। आज इस सिद्धांत के लिए कोरोना ने लोगों को चेताया है। साथ साथ थोड़े थोड़े आसन भी करेंगे और ये समझेंगे कि सारे विश्व में ये क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। अभी सूक्ष्म क्रियाएं कर ली है ना चौहान साहब? जी सर, जी सर। आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं। भारतीय योग संस्थान की ये पद्धति है कि हम हर एक अंग को खड़े होकर, बैठकर, घुटनों पर बैठकर, पेट पर लेटकर, कमर पर लेटकर आसन करते हैं, ताकि इस शरीर की सब प्रणालियां सक्रिय हो जाएं, मेरे शरीर के सब अंगों में रक्त का संचरण सुंदर बन जाए। आप पहले हम खड़े होकर आसन करते हैं। आज देखेंगे कि क्यों मेरी जो रक्षा पंक्ति है शरीर की, उसके लिए ये सारी की सारी प्रणाली की सार्थकता कितने मायने रखती है आज के दिन। आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं। कम करेंगे वैसे आसन, लेकिन विधि से करेंगे। दोनों पांव मिला लें, करेंगे अर्धचंद्र आसन। श्वास भरते हुए दाएं बाएं से हाथों को धीरे उठाएंगे, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी, दाएं बाएं से उठाएंगे, खींच कर उठाएंगे लेकिन धीरे उठाएंगे। खींच कर रखें, दाएं बाएं खींच दें। श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को लेते चलें, बाजू कानों के पीछे रखेंगे, ऊपर हथेलियां मिला लें, कोहनियां टेढ़ी ना हो, खींच लें ऊपर। अपनी कोहनियों को सोते देखें। आपकी 12 रिब्स दाईं ओर हैं, 12 रिब्स बाईं ओर हैं। सारे फेफड़े खिंच जाएं, कॉलर बोन खिंच जाए, मध्य के श्वास भरें और धीरे धीरे दाईं ओर थोड़ा सा बेंड करेंगे। ध्यान हाथों को खींचने पर रहेगा, झुकने पर नहीं। हाथों को खींचिए ऊपर। जब दाईं ओर आप झुके हैं, बाईं ओर का फेफड़ा, बाईं ओर की 12 रिब्स आपकी खिंच गई हैं। आपका बाईं ओर हृदय है, पेड़ू में आपका नीचे स्प्लीन है, तिल्ली है। आप पीछे की ओर ना झुकें, साइड की ओर झुकें। श्यामा कुमार वर्मा जी पीछे झुके हुए हैं, आप साइड में झुकें, साइड में झुकें। आप लीवर, अपने किडनी को खींच रहे हैं, आप अपनी तिल्ली को खींच रहे हैं, आप बाईं ओर के अंगों को, पसलियों को खींच रहे हैं। जिनके फेफड़े जितने शक्तिशाली होंगे, वो उतनी ही ऑक्सीजन समा पाएगा, उसकी इम्यूनिटी उतनी ही सुंदर बनेगी। खींच लें ऊपर। 15 सेकंड खिंचाव बनाकर रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। मैं घड़ी से देख रहा हूं। अब हाथों को फिर एक बार ऊपर खींचें और अब बाईं ओर श्वास भरते हुए बाईं ओर खींचेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे बाईं ओर। बाईं ओर झुकिए। अब जब आप बाईं ओर झुके हैं तो दाईं ओर की रिब्स, अपनी पसलियां आपने खींच दी हैं फेफड़े पे। आपको पता होना, आपकी काख खिंच जाए, आपका नीचे वाला हाथ ऊपर की ओर खिंचा रहे, ताकि खिंचाव बने। जितने हाथ खींचेंगे उतने फेफड़े पर प्रभाव आएगा। 15 सेकंड रुकेंगे। खिंचाव बनाए रखें, ढीला ना होने दें। श्वास भरकर रुकें। अगर श्वास भरकर ना रुका जाए, श्वास लेते रहें लेकिन रुकें। स्थिर सुखम आसनम। धीरे धीरे वापस। दाएं बाएं से हाथ वापस।
आसन पर बैठ जाएं, बैठकर विश्राम। आपने देखा एक और बात हुई, मैं उसकी तरफ भी आपको आगाह करना चाहूंगा। इस हालात को देखकर सभी ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की होड़ लगा ली। एक सनक चढ़ गई सबको कि इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, और मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स की, ऐसे उत्पाद की एक बाढ़ आ गई। हर किसी चीज पे, चाहे वो आटा हो, ब्रेड हो, शहद हो, च्यवनप्राश हो, कुछ भी हो, सब पे लिख रखा है इम्यूनिटी बूस्टर। आपकी इम्यूनिटी, सर ये म्यूट करो लोगों को, आप प्लीज म्यूट रहिए ना दूसरे। गूगल में अभी एक मैसेज आया, 500% मतलब इम्यूनिटी के जो साइट थे गूगल पर, उनको देखने की संख्या 500% बढ़ गई विश्व में। लेकिन साथियों, हाँ एक बात और बता दूं, लेकिन WHO ने और डॉक्टर्स ने हमारे को बताया कि ऐसे जितने भी ये सप्लीमेंट आ रहे हैं, इससे किसी से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। ये सिर्फ उन्होंने, बेचने वालों ने अपने तरीके अपना लिए। WHO ने तो इनको इम्यूनिटी बूस्टर को होक्स मतलब छलावा, सिर्फ आपको छलावा दे रहे हैं और ये कुछ नहीं थी। फिर इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है आप समझते देखोगे। इम्यूनिटी बढ़ने के, इम्यूनिटी पहले होती क्या, जरा एक बात को समझ लें। हमारे शरीर में दो तरह की रक्षा पंक्ति है। एक पंक्ति जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मतहत है, और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मतहत है। तो भैया ऐसे भौंकोगे तो मेरे को तो डर लग जाएगा, इसको म्यूट कर लो तो वो कुत्ते की आवाज नहीं आएगी। आप प्लीज म्यूट करके रखिए, डिस्टर्ब होते आदमी। जो इम्यूनिटी क्या होती है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन करता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मान लिया ये रक्षा प्रणाली के दो भाग हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व, मान लिया आप पर किसी ने हमला कर दिया सामने से, मान लिया कोई चीज आगे आ गई, तो आपको दो निर्णय लेने पड़ते हैं तुरंत। या तो आप उससे लड़ोगे अपने को बचाव करने के लिए, या आप भाग जाओगे। दोनों में आपकी जो मांसपेशियां हैं, बाहरी लंबी मांसपेशियां जैसे पैरों के अंदर हैं, पिंडलियों में हैं, जंघाओं में हैं, बाजुओं में हैं, पेड़ों पर हैं, मतलब ये सब मिलकर आपका जो हमारी नाभि के पास जो एड्रेनल हार्मोन है, वो एड्रेनल हार्मोन की ग्रंथियां ऐसे स्राव दो तरह के हार्मोन देगी। एक हार्मोन देगी आपको कॉर्टिसोल का, और एक हार्मोन आपको देगी एड्रेनल का। ये दोनों हार्मोन बहुत पावरफुल होते हैं। जब शरीर पर हमला होगा तो ये हार्मोन शरीर ऑटोमेटिकली अपने पर रिलीज कर देता है, और इससे क्या होता है, जो रक्त का, जो हमारे रक्त का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो इन भारी जो लंबी और बड़ी मसल्स हैं इनकी ओर हो जाता है, ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन कोरोना में आपने देखा कि बाहर नहीं था, ये हमला अंदर की ओर था। यानी जितने भी आप पर कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जो वातावरण से आते हैं, वो बाहरी हमले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आपके पास बाहरी हमले से बचने की तो वो पद्धति थी, लेकिन जो इंटरनल हमला हुआ, जो अंदर की आंतरिक हुआ हमला, वो अंदर की सिस्टम है, वहां पर मेरी इम्यूनिटी क्या काम आती है। वहां जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है मेरे पास, जिसमें मेरे भोजन से जो प्रोटीन बनते हैं, जो मेरी कोशिकाएं हैं,
जो मेरे सराव हैं मेरे पास, वो सब मिलकर, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सेना के, जैसे छावनी होती है सेना की, उसी प्रकार ये छावनियां बनी हुई है मेरे शरीर के अंदर। आप इस बात को आज थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर लेकिन कोई भी सेना, कोई भी छावनी, अगर सेना है और वो मौके पर आपके काम नहीं आती, या वो चुस्त दुस्त नहीं है, अगर कोई सेना सुस्त है तो हमलावर हमला करके चला जाएगा। आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि जिसकी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जितनी चुस्त होगी, जितनी उतनी ही कारगर होगी, वो उसी मौके के ऊपर उस दुश्मन से, उस वायरस से जो बाहर से आता है, उस पर हमला करने के लिए मेरी कोशिकाएं, उसमें टी सेल्स होती हैं, बहुत बड़ी हमलावर हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, वो बहुत ही पावरफुल हैं आपके पास वो सारी शक्ति है। आपको सिर्फ उसे चुस्त दुरुस्त रखना है, उसे हमेशा तैयार रखना है, और उसके लिए आपके लिए अष्टांग योग बहुत ही जरूरी है साथियों। आज विश्व ने ये देख लिया कि इस योग की माध्यम से ही ये जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, इसको चुस्त और दुरुस्त बनाया जा सकता है। मैंने जो आपको ये बाजार में जो चीजें मिल रही है, काढ़े, आपने देखा होगा काढ़े, पिछली बार जो पहली लहर आई थी पिछले वर्ष, तो आयुष मंत्रालय ने खूब काढ़ों की एडवर्टाइजमेंट की थी, लेकिन दूसरी लहर में आपने देखा होगा किसी काढ़े की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है। आप समझोगे बातों को? किसी ने कोई कोशिश भी करी तो भी सरकार ने उसे बैन कर दिया था। आओ एक दूसरा आसन करें। अब ये बनती कैसे है? इस इम्यूनिटी को बनाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है कि इम्यूनिटी बनाने के लिए क्या तरीके हैं। वो अगले एक आसन और कर लेते हैं, उसके बाद हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। आप आसन पर बैठे हैं, दोनों पांवों को मिला लें। करेंगे आकरण धनुरासन, 2 आसन करेंगे यहां पर। दायां पांव सामने की ओर खींचकर रखें, बाएं पांव को मोड़कर बाएं पांव का टखना दाईं जांघ पर रख लें। अब बाएं हाथ से दाएं पांव का अंगूठा और विपरीत हाथ से विपरीत पैर के अंगूठे को पकड़ लें। श्वास भरते हुए अपने बाएं पांव के अंगूठे को दाएं कान के पास ले चलें। उठाएं ऊपर। आपकी जो बड़ी मांसपेशियां हैं, आपके बाजू खींचे हैं, आपकी जंघाएं खींची हैं, आपकी पिंडलियां खींची हैं, जो लंबी मांसपेशियां हैं उन पर बहुत सुंदर प्रभाव है। आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहे हो अपनी को। ऊपर से ऊपर खींचो उसको। आप ये कभी ना सोचा करो कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। आप अभ्यास से, इसीलिए तो अभ्यास है प्रतिदिन का, ताकि आप प्रतिदिन इसको कर पाएं। और 15 सेकंड हर जगह रुकने का प्रयास करेंगे ताकि उस अंग की शक्ति जागृत रहे। धीरे धीरे वापस। अब बायां पांव सामने ले आएं, दाएं पांव के टखने को बाईं जांघ पर रख लें। अब विपरीत हाथ से विपरीत पैर के अंगूठों को पकड़ लें। दाएं हाथ से बाएं पांव का, बाएं हाथ से दाएं पांव का। श्वास भरते हुए दाएं पांव को बाएं कान के पास ले चलें। कान को नीचे नहीं लाना। आप अंगूठे को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास भरकर रुकें या लेते रहें। बहुत सुंदर क्रिया है। 15 सेकंड रुकेंगे। आपके फेफड़े प्रभावित हैं, आपकी जो लंबित रूप से मांसपेशियां हैं उनमें सब के अंदर उनके जो लैक्टिक एसिड है सब तक भाग जाएंगे। खींचकर रखें।
धीरे धीरे वापस। दोनों पांव सामने फैला लें, विश्राम की स्थिति। आपने देखा, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि इम्यूनिटी किसी नुस्खे से, किसी दवाई से, किसी इंजेक्शन से नहीं बढ़ती। हमारा ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर एक इसमें समाहित है, ये 8 तरीके हैं। मैं इसी जो वेदों में एक ग्रंथ, एक श्लोक है, उस श्लोक में है, देहे सर्वत्र च उष्णस्य समता लाघवम सुखम, क्षुत तीक्ष्ण गाढ़ निद्रा च मनोसो अपि प्रसन्नता, शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्य च कर्मसु सवतः देवे सवेदोगम, काले स्वास्थ्य लक्षणम। स्वास्थ्य लक्षण के ये 8 है, मैं आप जरा एक एक को बताऊंगा आपसे। पहला लक्षण था, मेरे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के, देखो कितना हमारे ग्रंथों में कितनी बड़ी बात लिखी है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के ये 8 माध्यम। आज साइंस भी ये बात कहने लगी है कि ये किसी सप्लीमेंट से नहीं बढ़ेंगे भाई, ये तो प्रतिरोध दिन का हमें प्रयास चाहिए। जो आप साधना कर रहे हैं, जो आप तप कर रहे हैं, ये प्रयास आपको प्रतिदिन करना है, तभी आपकी इम्यूनिटी शक्तिशाली बन पाएगी, चुस्त दुरुस्त बन पाएगी। आप शरीर में देहे सर्वत्र च उष्णस्य, बात शरीर में ऊर्जा और उष्णता सदैव बनी रहे। अब ऊर्जा और उष्णता बनाने के लिए आपको आसन करने पड़ेंगे। आपको ये अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा था, शरीर में कोई सुस्ती या आलस्य ना बने। शरीरे कर्म सामर्थ्यम अनालस्य च कर्मसु, किसी भी कार्य करने में मुझे कोई भी आलस्य ना हो, ना रहे सारा दिन। एक आसन और कर लेते हैं, फिर बातों को और आगे करेंगे। दोनों पांव मिला लें। करेंगे कौन आसन? अब एक लोड ट्रांसफर है, जो मेरी लंबी मांसपेशियां, उन पर हाथों को पीछे सेट कर लें। श्वास भरते हुए मध्य भाग को, हिप्स को, अपने नितंब को ऊपर से ऊपर उठा लें। गर्दन को इतना लटकाएं जितने आपके कंधे हैं। बहुत सुंदर तान कर रखेंगे शरीर को। आप स्वतः देखें, आपकी पिंडलियां खिंच गई हैं, जंघाएं खिंची हैं, नितंब खिंचे हैं, आपका पेड़ू खिंचा है, पीछे कंधे खिंचे हैं, दोनों फेफड़े खिंचे हैं। फेफड़ों के मध्य जहां पसलियां मिलती हैं, स्टेनोम खिंचा है। नीचे डायाफ्राम खिंच गया है पेट के साथ। आपके बाजुओं पर पूरा भार है, उन पर शक्ति मिल रही है। उनको 15 सेकंड रुकने का प्रयास करें। श्वास भरकर रुकेंगे या लेते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे। बहुत सुंदर। आपके घुटनों में कोई खंभ ना हो, आपके पंजे पृथ्वी का स्पर्श करने लगें, लेकिन ये एक प्रयास है। पंजे स्पर्श ना भी करें तो घुटनों को सीधा रखें, आप प्रयास करते रहें। यही साधना है साथियों। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाईं ओर रखें, वज्रासन में आ जाएं। अक्षुत तीक्ष्ण, यानी आपको तेज भूख लगे। अब वो कैसे लगेगी, उस पे बात करूंगा मैं आज।
गाढ़ निंद्रा, आपको बहुत चैन की नींद आए, कम से कम 6 से 7 घंटे तक। शरीर नींद में 2 काम करता है, ध्यान रखना। ईश्वर ने बहुत इम्यूनिटी के लिए ये आवश्यक है, सारे जो भी मैं घटक बता रहा हूं आपको 8, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अनिवार्य हैं। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उस निंद्रा के अंदर शरीर 2 काम करता है। पहले जो दिन भर में भोजन आपका नहीं पचा, वो रात को उस भोजन को पाचन तंत्र से पचाने का प्रयास करता है, और जब भोजन पच जाता है, फिर भोजन उसके बाद दूसरे जो नींद में काम हो रहा है आपका जो सिस्टम है, वो जितनी टूट फूट दिन में हुई थी, जो कार्य करते हुए कोशिकाओं का टूट फूट हुई, जो सिस्टम के अंदर जो लैक्टिक एसिड वगैरह मांसपेशियों में बने रहे, उसका निष्कासन करता है, उसकी मरम्मत करता है। ये 2 काम नींद में आपकी में होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपकी निंद्रा गाढ़ नहीं है, 6 से 7 घंटे की नींद जरूर है, अनिवार्य। इसलिए ईश्वर ने जबरदस्ती हमारा सुलाने के लिए रात बनाई है, ताकि प्राणी जगत चलता रहे। तो गाढ़ निंद्रा, चाहे मनोसो अपनी प्रसन्नता, ये तो मैंने आपको बता दिया। मन में सदैव प्रसन्नता बनी रहे। ये प्रसन्नता कैसे बनेगी? अगर आप तनाव में हैं तो प्रसन्नता नहीं बनेगी। तनाव में एक मैंने जो आपको बोला था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो जब शांत होगे तभी आपका कार्य करेगा। अगर आप तनाव में हैं, तनाव कब आता है? जब आपको क्रोध है, जब आपके अंदर ईर्ष्या है, जब आपके अंदर द्वेष है, या ऐसी चिंताएं हैं जो अनर्थ हैं, जिनका कोई मेरे शरीर, लेकिन शरीर उन सब बातों को, क्रोध को, निंदा, किसी की निंदा को, इन सब को अपने पर हमला मानता है। और मेरे वो हार्मोन शक्तिशाली हो जाते हैं जो मेरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी बड़ी मांसपेशियों की तरफ मेरे रक्त का बहाव है, वो बड़ी मांसपेशियों की ओर रहता है। और जो अंदर के जो मेरे अंग हैं, आपका लीवर है, आपकी इंटेस्टाइन है, आपका पेड़ू है, आपकी किडनी है, आपका स्प्लीन है, आपके पैंक्रियाज हैं, आपके फेफड़े हैं, वहां रक्त कम हो जाता है। आपका हृदय है, ये ऑटोमेटिक है। इसलिए आपको सदैव, जितने आप प्रसन्न रहोगे, आपके रक्त का बहाव अंदर की ओर, इन अंगों की ओर रहेगा जो वाइटल हैं, जो बहुत मेरे लिए अहम हैं, जिनकी मुझे प्रति क्षण मुझे आवश्यकता है। तो आप, सबसे बड़ा काम है आपको कि आपको प्रसन्नता का भाव दिन भर रखना है। मन सारा दिन प्रसन्न रहे, आपको ये बना के रखना है। अगर इम्यूनिटी ठीक करनी है तो ये आपके लिए ये अनिवार्य है। अब तीसरा है, शरीर में भारीपन ना हो। मेरे शरीर पर मेरी, अगर जैसे उसने बोला था, समता लाघवम सुखम, मेरे शरीर पर लदासा ना हो। लदासा शरीर कैसे होता है? आप मोटापे में हैं, आपके वेट अननेसेसरली, आप वेट के बारे में सब जानते हैं। अगर आपका वेट आपकी शरीर से कई अधिक है, तो आप पर वो लदा हुआ शरीर मुझे इम्यूनिटी को नहीं बढ़ने देगा, मेरा बाहर की ओर वो सर्कुलर रहेगा। और शरीर में जो भारीपन है वो मुझे मेरे अंदर आलस्य बना के रखेगा, क्योंकि उससे मेरे जो रजोगुण हैं, मेरे तमोगुण हैं, उनकी मेरे शरीर में प्रधानता रहेगी, और ये प्रधानता मुझे हमेशा दुखी करेगी। आप रजोगुण तमोगुण की उनसे मिलने के लिए आपका शरीर में अननेसेसरी चर्बी कहीं भी किसी अंग पर ना हो। शरीर में कहीं चेहरे पर एक तेज हो, एक उष्णता दिखे। और अंत में एक और कहा है उन्हें, शरीरे सवते सवे दो गमे काले, एक निश्चित समय पर बिना किसी सहारे के, सवते अपने आप, आपका पेट एकदम साफ हो जाए।
ये अब ये इतनी बड़ी बातें कैसे पूरी होंगी? ये अगर 8 चीजें, 8 शक्तियां आपके पास बनाए रखनी है आपने, तभी आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे को शास्त्रों ने ऐसा ज्ञान दिया है। एक आसन और करेंगे, अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर कि जिनकी ऑक्सीजन लेवल नीचे चले जाते थे उनको, क्योंकि कोरोना के वायरस का जो हमला था वो पहले नाक में हुआ, नाक से गले में हुआ, गले से मेरे फेफड़ों में आया। आप साथियों 2 से 5 दिन तक आपके नाक और गले के अंदर ये वायरस रहा है। अगर आप यहीं पे संभाल लिया जिन लोगों ने, और तो वो फेफड़ों की ओर अग्रसर नहीं हो पाता, यहीं कमजोर करेंगे। कमजोर कैसे होएगा? आप गरारे करो, प्रतिदिन करो, अभी छोड़ना मत। आप रबड़ नेती और सूत्र नेती, रबड़ जो सूत्र नेती ना कर सकें वो रबड़ नेती, और नमक डालकर हल्के गर्म जल नेती, कुंजल प्रतिदिन ना करें। इनको जरूर प्रतिदिन अपने जीवन का भाग बनाएं, जैसे आसनों को बनाया है। केवल आसनों से नहीं चलेगा आपका ये जो, क्योंकि जो मेरे नॉस्ट्रिल्स हैं, जो मेरे नाक हैं, इसके अंदर छलनी है, इसके अंदर मेरे दोनों तरफ मेरे नासल कैविटीज हैं, इनके अंदर ये कोरोना का वायरस और भी दूसरे वायरस और भी अन्य मतलब जो भी कीटाणु आते हैं, जीवाणु आते हैं, वो यहाँ पर मेरी इम्यूनिटी पावर उससे लड़ती है, उसे रोकने का प्रयास करती है। जो म्यूकस है आपके अंदर, ये म्यूकस मेम्ब्रेन सक्रिय रहती हैं यहाँ पर और उसे रोकती। अगर आपने थोड़ा सा सहारा दे दिया, आपने नेति करी, आपसे क्या होगा? वो उस नेति के बहाव में वो जो वायरस आए थे जिनकी डेथ हो गई, वो मतलब ड्रेन आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, आपको आराम मिलेगा। आप गरारे करोगे ताकि तो गरारा थोड़ा बहुत अंदर की ओर, जो गले में आया, गले के अंदर भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी पावर है, म्यूकस है। यहाँ हमारे पास ऐसे प्रोटीन है मेरे शरीर के पास जो यहाँ उससे युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर गले के अंदर आपके पास टॉन्सिल्स हैं, आपके पास एडिनॉइड्स हैं। ये शक्तियां मेरी इम्यूनिटी के भाग हैं, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति के भाग हैं, ये छावनी है उनकी। आप समझो, मेरे शरीर के सैनिकों की छावनी है। जो बाहर से हमला हो रहा है उसे रोकने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आप गरारे करोगे, नमक डालकर 2 बार दिन में गरारे करो, तो आपकी ये इम्यूनिटी ये चुस्त दुस्त रहेगी। आप समझोगे इन्हीं को, ठीक है? अब जरा एक आसन करेंगे आप फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए। दोनों करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटने खोल लें जितने कंधों के बराबर, अपने कंधों के बराबर दोनों घुटने खोल लें। दोनों हाथ कमर पर ले आएं। धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करें। दोनों हाथ पांव के पंजों पर, एड़ियों पर ले आएं। अब आप सब तक देखेंगे, आपकी दाईं ओर से 12 पसली, बाईं ओर से 12 पसलियां, और इनके मध्य में जो स्टेनम है, ये मांसपेशियां हैं मेरी, ये दोनों तरफ की पसलियां यहाँ मिलती हैं। पीछे रीढ़ में हैं जो ऊपर के वर्टब हैं, 7 और 5 12 वर्टब, उनमें ये पसलियां मिलती हैं। सब पर सुंदर प्रभाव है। आपका डायाफ्राम और आपका पेट, सब पर तनाव है एक, वो चुस्त हो जाते हैं। आप श्वास भरेंगे, लंबा श्वास भरकर रुकेंगे या लेते रहें और छोड़ते रहें, लेकिन रुकें ताकि रक्त आपके फेफड़ों को फैलने की पूरा स्थान अब प्राप्त है।
अभी एक रिसर्च में देख रहा था, इसको बताऊंगा मैं उसके बारे में आपको। रुकेंगे, श्वास भरते रहें, धीरे धीरे वापस। अपने पेड़ू पर लेट जाएं, शिथिल आसन दाईं ओर। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने पेट के बल लिटाया। क्यों लिटाया था? आपका फेफड़े का अधिक भाग कमर की ओर है, आगे सीने की ओर नहीं है। आप श्वास लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपको क्यों कहा जाता है कि आप इस आसन में करो? है विश्राम की स्थिति, लेकिन अपने आप में संपूर्ण आसन है। अब एक फेफड़ा आपका दबा है, एक फेफड़े को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है। आपका इस प्रकार से किया हुआ आपके फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है। आप जो रक्त के लो कण है आपके रक्त के अंदर, जो होमोग्लोबिन के रूप में आपके पास लो तत्व है, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सारे शरीर में अपने आप को ले जाता है। क्योंकि लोहा और गुरुत्वाकर्षण से जो चुंबकीय शक्ति आपके पास है, उससे मतलब आप में शांति का एक भाव आता है, आपको आराम से नींद आने लगती है, आपका शरीर तनाव मुक्त बनता है। ये कितना बड़ा है विश्राम की स्थिति। लेकिन आपने कहा देखा होगा ना, प्रोन पोजीशन बहुत ज्यादा कर रहे थे डॉक्टर। आपकी प्रोन पोजीशन तो प्रतिदिन योग की कक्षा में होती है। आप प्रतिदिन उन ताकतों को जगाए रखते हो। लंबे श्वास लें, ईश्वर का ध्यान रखें, आप आंखें बंद रखें और ईश्वर की तरफ अपने ध्यान को रखें। विचारों को सिर्फ शरीर के अंदर अंतर्मुखी होकर देखें, अपने अंगों को देखें। क्योंकि मैंने आपको बताया था, वास्तविक धन आपके पास है। या घट भीतर सोना चांदी, या मैं लगा बाजारा, या घट भीतर हीरा मोती, यही मैं परखन हारा। आप आनंद लो। आपने देखा, शरीर के अस्तित्व की रक्षा किसी एक अंग की जिम्मेवारी नहीं है, किसी एक प्रणाली का भाग नहीं है। शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति के लिए पूरे शरीर को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी रक्षा पंक्ति है। अगर तो उसमें थोड़ा सा भी चूक रह जाती है तो दुश्मन अंदर आ बैठता है। इसमें आपके पास ईश्वर ने 3 शक्तियां दी हैं। आपके पास शारीरिक शक्ति है, जिसे आपने आसनों के द्वारा चुस्त दुरुस्त किया है। आसन आपका क्या काम करते हैं? यानी शरीर को मजबूत बनाना, शरीर को हल्का रखना, शरीर को लचीला बनाना और शरीर को पीड़ा मुक्त करना। ये कितने कार्य हैं? सैतु दीर्घ काल निरंतरो सात्विक सेवित है। ये अभ्यास का गुण पतंजलि ऋषि ने हमें दिया है। आप दोनों पांव मिला लें। एक आसन और करेंगे, एक एक आसन करेंगे बस, फिर हमें आपके प्रश्न उत्तर लेंगे। थोड़ा सा मैं भोजन पे भी बात करूंगा आपसे बाद में। करेंगे धनुरासन। दोनों पांव पीछे से मोड़ लें, माथा पृथ्वी पर लगा रहेगा, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। दोनों पांवों को पीछे से मोड़ लें। श्वास निकालते हुए पीछे से घुटने उठाएं ऊपर की ओर। प्रयास करें, घुटने उठाएं। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा लें। नाभि पर बैलेंस करें। शरीर को तान कर रखेंगे, ढीलापन नहीं। आंखें बंद रखेंगे और अंतर्मुखी होकर देखें। जीवन जीने की सब सर्वोत्तम आप पद्धति का पालन कर रहे हो।
ईश्वर को समर्पित रहो। इस 1 घंटे के अंदर हर आसन के अंदर सात्विक सेवित है। अगर आसन नहीं तो फिर ये एक एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन दूसरी ओर। विश्राम की स्थिति में शरीर को अधिक से अधिक ढीला रखें। ईश्वर की तरफ अपने ध्यान को रखते हुए उसे अंदर खोजने का प्रयास करें, उसे अंदर देखें। श्वास पहले जैसी उखड़ी आती है आने दें, फिर धीरे धीरे उसका लंबा और गहरा करते चलें। कोई भी क्षण, कोई भी पल इस 1 घंटे का आप व्यर्थ ना जाने दें। अंतर्मुखी रहें। ये घंटा सिर्फ आपके लिए है, अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए है। हमें अपने एक और जो मेरे आसनों का काम है, जो मेरी साधना का उद्देश्य है, जब तक आपस में एक संतुलन नहीं होगा मेरे अंगों के मध्य, मेरी प्रणालियों के मध्य, तब तक मेरी इम्यूनिटी पावर शक्तिशाली नहीं हो सकती। मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है कि मैं अपने अंगों के अंदर एक सामंजस्य बनाऊं, उनकी एक रूपता रखूं। एक प्रणाली में कुछ अंग मिलकर कार्य करते हैं और सबकी अगर एक रूपता हो, आप जैसे पाचन को ले लो, आपने भोजन खाया, आपके मुंह के अंदर सलाइवा है, आपके पेड़ू के अंदर स्राव हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कई तरह के स्राव हैं, यहां तक भोजन पचने लायक बनता है। आपका लीवर उसमें दान कर रहा है कुछ, आपके पैंक्रियाज उसमें कुछ दान करेंगे, आपका गाल ब्लेडर उससे मतलब कुछ ना कुछ उंडेलेगा। ये सब स्राव मिलकर मेरा पाचन पूरा बन पाता है। अगर एक अंग भी निष्क्रिय हो जाता है, मान लिया लीवर काम नहीं कर रहा पूरी तरह से, या आपके पैंक्रियाज ढीले पड़ गए हैं, वो पूरी आपको इंसुलिन नहीं दे पा रहे, आपका पाचन ठीक नहीं बन पाएगा। लेकिन पाचन ठीक कब बनेगा? गोलियों से नहीं बन पाएगा। आप कोई शुगर का मरीज ले लेना, किसी भी कितने ही लोग देखोगे आप जो टाइप 2 की शुगर है, टाइप 1 वाली में तो खैर अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन वो लाखों में 1-2 को होती है। लेकिन जो अधिकतर 90 क्या 95% जो भारत में है, वो टाइप 2 की शुगर है। टाइप 2 वाली शुगर में आप देखोगे पैंक्रियाज जब तक उनका एक सामंजस्य नहीं है, लीवर के साथ मिलकर कार्य नहीं कर रहा, या स्मॉल इंटेस्टाइन, तीनों अंगों का साथ चलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, और जब आपने ये आसन से खींचा था, तीनों पर प्रभाव आया था। आपके पास ऐसे आसन प्रतिदिन योग अभ्यास के अंदर कराए जाते हैं, जो तीनों के स्राव को एक रूपता देते हैं, तीनों के अंदर एक सामंजस्य पैदा करते हैं, और यही आपको चाहिए। आप और अंगों को ले लो, और प्रणाली को ले लो, श्वासन क्रिया को ले लो। आपके नाक अगर रुके हुए हैं तो छानने का काम नहीं हो पाएगा। आपका म्यूकस कीटाणुओं को रोकने के लिए, क्योंकि वो कठोर हो जाता है, वो कीटाणुओं को नहीं रोक पाएगा। आपके टॉन्सिल अगर मतलब उनमें सूजन है, आप किसी भी प्रणाली को ले लो, आपके जो ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है, उसका पहला द्वारपाल जो आपके हैं एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स, वो काम नहीं कर पाएंगे। आपके फेफड़ों में सीधा ब्रोंकाइज के माध्यम से सीधे कीटाणु, विषाणु, जीवाणु आपके फेफड़ों में समा जाएंगे, आप शिकार हो जाओगे। आपके पास बहुत बड़ी, वहां तक पहुंचने के लिए जो 3-4 अंग हैं आपके पास, वो जब तक श्वसन क्रिया के अंदर पूरा योगदान नहीं देंगे, अकेले फेफड़े अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों अष्टांग योग है, इसमें ये जो प्रतिदिन की आपकी है काय इंद्रिय शुद्धि अशुद्धि अक्षयात तप है। क्रिया योग क्या बताया पतंजलि ऋषि ने? तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, दान इति क्रिया योग है। यानी तप, ये तप क्या है, तप की परिभाषा क्या है? और जरा
इंद्रिय काय इंद्रिय शुद्धि, यानी शरीर काय, काया मतलब इंद्रिय, इसके अंदर जो इंद्रियां हैं उनके अंदर शुद्धि, यानी उन अंगों की एक रूपता, उनकी शुद्धता। अशुद्धि अक्षयात च, जैसी जितनी एक रूपता बनाओगे वो आपके काम आएगी, आपको इम्यूनिटी पावर देगी। ये तप है, ये प्रतिदिन की साधना आपका तप है, इसलिए आसन अनिवार्य हैं। अभी अपने दोनों पांव मिला लें, दाईं ओर करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। एक आसन और करेंगे बस, उसके बाद बातें ही करेंगे सब। शव आसन में विश्राम सहज करें। आसन से आत्मीयता बनाए रखें, अंतर्मुखी होकर करें। विश्वास रखें कि इससे सुंदर जीवन जीने की और कोई पद्धति विश्व में नहीं है। ये संशय, ये प्रमाद, आलस्य, इनके बस, इनसे वशीभूत होकर अपने शरीर को इस सुंदर विधि से दूर ना रखें। लेकिन अष्टांग योग है, अष्टांग अंग क्यों कहे हैं ऋषि ने? अंग इसलिए कहे हैं कि किसी भी अंग का महत्व यहां कम नहीं होता। हाथ भी आपके लिए जरूरी है, आंख भी जरूरी है, नाक भी जरूरी है, पेट और आपके पांव भी जरूरी है। इसी प्रकार से मेरे लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब अंगों का बराबर महत्व है। लेकिन आज जो व्यापार होने लगा, जैसे मैंने वो बताया इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, यहाँ योग में भी एक व्यापार होता है। लोग कह देते हैं प्राणायाम करा करो बस, तस्मिन सती, उसकी बात करेंगे अभी। करेंगे पादोत्तान आसन। दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ शरीर से सटा लें, श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले चलें, खींच लें। हल्की सी एड़ियां अपनी आसन से ऊपर उठाएं, हल्की सी एड़ियां उठाएंगे। जिनकी एड़ियां उठाएंगे उनके पेड़ू खींचेंगे, उनके कोलन खींचेंगे, उनके कब्ज दूर होएगी, लेकिन एड़ियां उठनी चाहिए। हथेलियां पीछे से उभार कर रखें। अब श्वास भरते हुए दायां पांव, बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर लाएं, तेजी से नहीं लाएंगे, ना ही हाथ लगाएंगे। हाथ को कंधे पर सीधा करें, पांव को नितंब पर सीधा करें, घुटने से पांव मुड़ने ना दें। जितना पांव उठे ठीक है। बाईं एड़ी उठाकर रखें। एक डायगोनल इंपैक्ट है आपके, मतलब एक तिरछे रूप के अंदर सारा पाचन तंत्र और निष्कासन तंत्र खिंचा हुआ है। श्वास भरेंगे, रुकेंगे या लेते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे। धीरे धीरे वापस, जितना धीरे आएंगे उतना लाभ पाएंगे। खींच कर आएंगे। अब श्वास भरते हुए बायां पांव, दायां हाथ दूसरी ओर से, बहुत सुंदर। हाथ को कंधे पर सीधा रखें, पांव को नितंब पर सीधा कर रखें। अगर सीधा ना भी हो पाए पांव, घुटने से पैर को नहीं मुड़ने दोगे। अगर जिन्होंने पैर को ठीक खींच लिया, मैं गारंटी लोअर बैक के पेन नहीं बच पाएंगे, क्योंकि पीछे से जो नितंब के पीछे से रीढ़ से नस नाड़ियां आ रही हैं, उन पर पूरा खिंचाव है। इस समय खींचेंगे पूरा। आकुचन संकुचन आसन का प्राण तत्व है। धीरे धीरे वापस। अब बहुत धीरे धीरे, घुटनों को मुड़ने नहीं देंगे बिल्कुल भी। धीरे धीरे ऊपर उठाएं, दोनों पैर मिलाकर, दोनों हाथ मिलाकर। जितना धीरे करेंगे उतना लाभ पाएंगे। पंद्रह सेकंड
होने दें, प्रभाव को शरीर पर आने दें। श्वास भरकर रुकेंगे या लेते रहेंगे। वात पित्त कफ के संतुलन सब अपने आप संतुलित हो जाते हैं। अंगों के अंदर, सब पाचन और निष्कासन के अंगों के अंदर एक सामंजस्य पैदा हो जाता है। कितना बड़ा कार्य कर रहे हो आप। धीरे धीरे वापस शवासन। ढीला शरीर, श्वास क्रिया पर ध्यान दें। दिन भर जो साथी साधक हैं उनको ईश्वर की एक अनूठा अनुदान मिलता है प्रतिदिन कि वो दिन भर खुश रहते हैं, चुस्त रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़े रहते हैं, उनके पास वो शक्ति है कि विरोधियों का, हमलावरों का, आपका शरीर जितने भी पैथोजन्स हैं, पैथोजन्स मतलब जो ये हमलावर होते हैं, जो विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, आपके अंदर वो एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं, प्रतिदिन तैयार होती हैं। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये आपको आपकी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसमें सारी में बंटती हैं। मैंने बताया था शरीर के अनेक स्थानों पर ये विद्यमान हैं, लिम्फ नोड्स के रूप में। आपके गले में हैं, आपके फेफड़ों में हैं, आपके पेट में हैं, क्योंकि इनको भी पता है और इनका जो ट्रेवल करने का जो समय होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। हाँ, मस्तिष्क के अंदर ये ऐसा, मस्तिष्क के अंदर आपके अंदर ये नहीं है, सिर्फ एक अंग मस्तिष्क में ये लिम्फ नोड्स इतने नहीं है, ना ही वहां है टी सेल्स हैं, ना ही वहाँ व्हाइट सेल्स हैं। उसका तरीका अपना बिल्कुल अलग है, लेकिन बाकी के सारे शरीर के अंदर ये इम्यूनिटी आपकी विद्यमान है। टी सेल्स जो हमलावर होते हैं, बी सेल्स जो हमलावरों को ढोने के लिए काम आते हैं। आपके फेफड़ों पर जो अटैक हुए उन पे अभी जिनको कोरोना हुआ उसके लिए भी बात करेंगे अभी बाद। दोनों पांव मिला लें, दाईं ओर करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। जो साथी पद्म आसन लगा सकते हैं पद्म आसन लगा लें, जो नहीं लगा सकते वो वैसे क्रॉस करके आलती पालती मारकर बैठ जाएं। सुख आसन में बैठें। जब आपने आसन कर लिए, तस्मिन सति श्वास पर श्वासो गति विच्छेद प्राणायाम। अब आपका शरीर, पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं, तस्मिन यानी उस आसन के कर लेने के बाद जो शरीर की स्थिति होती है, तब मेरा शरीर श्वास प्रति श्वास, जो श्वास में ले रहा हूं और जो श्वास में छोड़ रहा हूं, दोनों की गति का विच्छेद करने लगती है, तो उसे प्राणायाम, आप प्राणायाम करने लगते हो, नहीं तो श्वास ही लेते हो। तो लेकिन यह स्थिति कब पैदा होती है, जब आपने वो आसन कर लिए। अब प्राणायाम क्या काम आते हैं, जरा इसका भी समझ लो। प्राणायाम की शक्ति को तो आप जानते हो, उसकी महिमा को आप जानते हो। प्राण शक्ति क्या है, यानी आम वयस्क व्यक्ति, ये साइंस कह रही है, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल है। जो प्राणायाम नहीं करते, आम एक वयस्क व्यक्ति के अंदर सिर्फ आधा लीटर श्वास होता है, और जो ये
म्यूट कर लो सर, म्यूट करके आप काम करो, क्योंकि दूसरे डिस्टर्ब होते हैं आपके म्यूट ना होने से। अब जो टाइडल वॉल्यूम एक वयस्क व्यक्ति का था, वो मैंने बताया सिर्फ आधा लीटर है। वो आधे लीटर से ज्यादा श्वास नहीं ले सकता, और वो तेज लेगा, 1 मिनट में 14-15 श्वास लेगा। लेकिन जो व्यक्ति 14-15 थोड़े बता रहा हूं, मतलब 20-20 तक मैंने देखे हैं लेकिन जितना तेज लोगे उतना ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा रहेगा। इस टाइडल वॉल्यूम के अंदर देखो 3 तरह के हैं, मतलब रेचक, पूरक, कुंभक। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि यार प्रतिदिन इसको आपको इस अभ्यास को ऐसे करना है। जो प्राणायाम करते हैं वो साइंस ये बात कहती है, शोध से पता चला, रिसर्च से पता चला कि उनका जो वॉल्यूम था टाइडल वॉल्यूम, वो 4.5 लीटर तक था। कितना गुना धन आपके पास आ गया। आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी बढ़ गई जब 4 लीटर 4.5 लीटर आप श्वास ले सकते हो। आप इसके लिए आप प्रतिदिन अभ्यास की जरूरत है। लेकिन जब तक मेरे फेफड़ों की मांसपेशियां लचीली नहीं होंगी, मेरी रिब्स कितनी लचीली हैं, इनके बीच में जो कोस्टल मांसपेशियां हैं जो यूं तिरछे रूप में हैं, उन सब के अंदर एक लचीलापन होगा, तभी तो आपका फेफड़ा फैलेगा। ये प्रतिदिन का आसनों से आपने इन रिब्स को, इन स्टेनम को, इस नीचे के डायाफ्राम को, इनमें मांसपेशियां हैं, इनको लचीला बनाया, अपनी रीढ़ को लचीला बनाया, आपके फेफड़े को फैलने का स्थान मिला, वो अधिक ऑक्सीजन ले पाएगा। धीरे धीरे श्वास को पहले निकाल दें, आप निकालें पेड़ों को दबाते हुए, रेचक करें। सर ये भजन गाया, किसी का रेडी वो बज रहा है। अब धीरे धीरे श्वास भरेंगे, जितना धीरे भरेंगे उतना आप लाभान्वित होंगे। धीरे भरेंगे, आंखें बंद रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी रखेंगे और धीरे धीरे सीने को फूलने देंगे। श्वास लेते हुए पूरा सीना फूलने दें, प्रयास करें कि पूरा फूले। आप घड़ी को सामने रखकर 10 सेकंड तक भरेंगे, 10 सेकंड तक निकालेंगे, 10 सेकंड तक भरकर निकालेंगे, भरकर रोकेंगे और 10 सेकंड तक निकाल कर रोकेंगे। ये अभ्यास सबसे ज्यादा कारगर है जो हमारा फेफड़ा होता है साथियों। इसके अंदर अभी मतलब एक मैं आपको बता दूं, डॉक्टरों ने ये मतलब हमारे को अभी उन्होंने बताया था कि इस फेफड़े का अगर आप ये कर लिया, जिनको मतलब जिनको कोरोना हुआ वो अपनी ये शक्ति बनाएंगे। ऐसे अभ्यास को जारी रखें आप। श्वास को निकालना, श्वास का निकाल कर रोकना, श्वास को बाहर निकालना, श्वास को बाहर निकाल कर रोकना, तीनों पर ध्यान करेंगे, तीनों की बराबर वो बनाएंगे। फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाते हैं जब भी हमलावर होते हैं। आप आराम से बैठ जाएं जिस विधि के अंदर भी, क्योंकि समय थोड़ा है। अब मैं थोड़ा सा भोजन पे भी बात करेंगे। फाइब्रोसिस क्या होता है? आप जिन साथियों को कोरोना हुआ था उनको आपकी इम्यूनिटी पावर में मैंने जो बताया था, कोशिकाओं का प्रोटीन का एक हमला
हुआ वहां पर, ऊपर से कोरोना वायरस आया, उसको रोकने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी की रक्षा करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए आपकी इम्यूनिटी पावर ने उनके साथ युद्ध किया। उस युद्ध के अंदर जो हेल्दी कोशिकाएं थी, जिनका इस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं होता, जो ब्लड सेल्स थे आपके, उनका साथियों धीरे धीरे वो वहां से खुद आत्महत्या करने लग जाते हैं जब लंबी लड़ाई चलती है। उस टाइम आपकी ही बॉडी दूसरे इम्यूनोग्लोबुलिन तैयार करती है जो उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा स्थापित करते हैं। और फेफड़े में ऑक्सीजन जो होती है वो छोटे छोटे सैक्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे, मतलब जैसे अंगूर के जो दाने होते हैं ऐसे, मतलब गुच्छे हैं। उसके अंदर जितनी हवा भरेंगे तो उसकी जो कोशिकाएं हैं उस सैक्स की, उस गुच्छे के, उस अंगूर के दाने की, तो आपकी उसके अंदर यूं ये स्थिति होती है। आपका जो फाइब्रोसिस में वो जो ढीला पड़ गया था, वो दोबारा वो कोशिकाएं निर्मित होने लगती हैं। इसमें समय लगता है, नहीं तो आपको सारा शरीर टूटा टूटा, आप निर्जीव से रहते हो। ये शक्ति आपको प्रतिदिन अभ्यास के द्वारा बना के रखनी है। आपका जो मैंने तरीका आपको बताया, श्वास का लेना घड़ी के आगे, मान लिया आपने 10 सेकंड तक श्वास भरा है, 10 सेकंड तक श्वास को रोकोगे, 10 सेकंड तक श्वास को निष्कास करोगे, 10 सेकंड तक निष्कास करके फिर रोकोगे, बिना श्वास के रहोगे, फिर बहुत धीरे धीरे। लेकिन इन तीनों चीजों में 3 बातों का ध्यान जरूर रखोगे। आप श्वास को जितना धीरे लोगे उतना लाभ पाओगे। दीर्घ हो, लंबा हो और लयबद्ध हो, 3 बातों का ध्यान रखोगे। यानी कि श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, लेते हुए भी वो दीर्घ हो, लंबा हो, छोड़ते हुए भी वो लंबा हो, उसका सूक्ष्म हो, यानी कि वो उखड़ा श्वास ना हो, लयबद्ध हो, टुकड़े ऐसे करके नहीं लेना, उसकी एक जैसे कुएं में रस्सी पास दी ऐसे। जितनी लयबद्धता बनेगी उतनी फेफड़े की उन गुच्छों की एक रूपता बनेगी। कितना बड़ा काम है। आप बड़े धैर्य से, बहुत सहज भाव से इन क्रियाओं को करोगे, तब आपको ये प्राणायाम लाभ देंगे, अनन्य लाभ देंगे। जो आज डॉक्टर भी ये कहने लगे हैं कि जो फाइब्रोसिस हो गए हैं, जो फेफड़े रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। वो भी प्राणायाम सिखा रहे हैं, वो भी मतलब उसको, लेकिन उनका सिखाने का तरीका वो आपका नहीं है जो भारतीय योग संस्थान की कक्षाओं में प्रतिदिन आपको अभ्यास कराया जाता है। ये अतुल्य है। एक और बात थी, अगर आपका भोजन ठीक तरह से नहीं पचता या निष्कासन ठीक नहीं है, यानी पाचन की क्रिया डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर कैसे बनेगी? आप इस बात का विशेष ध्यान रखोगे कि आपकी भोजन का तरीका, क्योंकि कृष्ण जी ने गीता में एक बात कही है दोस्तों, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगो भवति सुखा। योग का सुख तभी मिलता है युक्त आहार, जब आपकी बैलेंस डाइट हो, यानी कि उसमें सब तत्व हो। अभी आपने देखा होगा जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हुई तो डॉक्टरों ने कहा विटामिन सी खाया करो और जिंक खाओ, लेकिन जिंक ने एक और नया काम किया। विटामिन सी तो ठीक था, उन्होंने ज्यादा भी खा लिया तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन 2 तरह से घोले जाते हैं बॉडी में, एक जो फैट सोल्यूबल्स हैं यानी वसा में घुलनशील हैं, और दूसरे जो पानी में घुलनशील। विटामिन सी और बी दोनों पानी में घुलनशील हैं। अगर इन 2 विटामिनों की मात्रा शरीर में अधिक भी हो जाती है तो शरीर संचित नहीं करता इनको, शरीर पेशाब के माध्यम से इनको बाहर निकाल देता है। आपने ज्यादा भी खा लिए तो नुकसान नहीं होता। लेकिन जिंक, क्योंकि ये शरीर बहुत नपा तुला है, आप देखोगे इसके सारे लेवल जैसे आपने देखा होगा
मेरा शुगर का लेवल क्या होता है, मेरे ब्लड प्रेशर का क्या लेवल होता है, मेरे हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे पास मेरे भोजन के अंदर भी इन तत्वों का, जो पौष्टिक तत्व हैं, वो एक विशेष अनुपात में ही शरीर को चाहिए। अगर वो ज्यादा कम हो जाते हैं तो शरीर को उसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने कौन से वो थे जो मेरे पौष्टिक तत्व आपको पता है? वो आपको सब मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखता हूं कि योग की क्लास में आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी हैं, आपके पास प्रोटीन भी है, आपके पास फैट्स भी हैं, आपके पास मिनरल साल्ट्स भी हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उनकी मात्रा, उनका अनुपात हम ठीक नहीं कर पाते। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में आप देखते हैं कि दो तरह के, एक तो ऋतुचर्या चक्र चलता है। ऋतुचर्या चक्र क्या चलता है? यानी 55-56 दिन के अंदर आपकी सारी वनस्पति बदल जाती है, पेड़ पौधे बदल जाते हैं, फल फ्रूट बदल जाते हैं, आपके फूल और पत्ते बदल जाते हैं पेड़ों के, आपके शरीर का पाचन बदल जाता है, उसकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। इससे बंधे हुए हैं हम, क्योंकि हम भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हुए एक आदमी। यानी जो ऋतु लेके आई है वो भोजन शरीर पचाता है, बाकी नहीं। बाकी भोजन को शरीर नहीं पचाता। अतः ऋतु के अनुसार अपने भोजन को कर लो, उसकी मात्रा स्वयं तय करो, क्योंकि शरीर हरेक का अलग अलग है। कितनी मात्रा, जैसे आम आया, लेकिन कुछ साथी कहते हैं ये तो गर्म होता है, लेकिन अगर ये गर्म होता दोस्तों, तो क्या ईश्वर मुझे गर्मी के दिनों में देता? हाँ, गर्म कब होता है? जब वो पित्त ज्यादा बनाने लगे। पित्त ज्यादा कब बनाएगा? जब आप में कुपचन पैदा करने लगे। कुपचन कब पैदा करेगा? जब आप मात्रा ज्यादा खाने लगोगे। आप 3 आम ना खा के 1 आम में गुजारा करो, लेकिन वो आपके शरीर की आवश्यकता है। ये सब छोड़ दो। मैंने योग मंजरी में लेख लिखे थे ये, कि इन बातों को छोड़ दो। कोई गोली के लिए नहीं बताता मुझे ये टेबलेट गर्म है कि ठंडी है, लेकिन ईश्वर की दी सब चीजों पे ये लगा रखा है, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये गर्म है, ये ठंडी है। ये मिथ है, ये छलावा है। आप समझोगे इस बात को। आप अनिवार्य रूप से, क्योंकि ये मेरे शरीर की आवश्यकता है, इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस मौसम में दिया है। इस मौसम से बाहर जाके ना खाओ इसको। आपने तरबूज के दिन आए थे, तरबूज खाए होंगे, लेकिन सर्दियों में खाओगे तो नुकसान देगा, गर्मियों में खाओगे तो आपको फायदा देगा, लू से प्रोटेक्शन देगा। उसके अंदर बहुत ज्यादा आपके अंदर वो जो तरल दिखता है ना, उसका वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो बहुत पावर है उसके अंदर। किसी भी भोजन को, ईश्वर के दिए भोजन को ये मत माना करो कि घिया तौरी टिंडे ही ठीक हैं और गोभी गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मौसम के अनुसार सब अपने शक्ति रखते हैं, मौसम के अनुसार ही उस शरीर की आवश्यकता है। तो ये जो हर 55-60 दिन के अंदर मतलब बन जाती है। हमें नुस्खे नहीं बनाने, मौसम के अनुसार अपने भोजन को बदलते रहो, अपनी सब्जियों को बदलते रहो, अपनी आवश्यकताओं को शरीर की को बदलते रहो। आपका पाचन ठीक रहेगा, आपका निष्कासन ठीक रहेगा, आपकी पौष्टिकता शरीर की ठीक रहेगी। दूसरा एक चक्र और है, इसमें अनाज भी बदलेंगे साथियों, इसमें तेल और तिलहन भी बदलेंगे। वो भी मतलब शरीर मौसम के अनुसार बदलोगे। ये योग मंजरी में मैंने लेख लिखे हैं, आप पढ़ोगे। दूसरा जो एक आवश्यकता है मेरी, कि प्रतिदिन एक ऋतुचर्या चक्र समझ गए होंगे आप, एक सूर्य चक्र चलता है। सूर्य निकलता है, रात भाग जाती है, एक उजला सा दिन निकलता है प्रतिदिन, सूर्य छिप जाता है, वो उजला दिन फिर रात में बदल जाता है, लेकिन बनाने वाला सूर्य का योगदान है। मेरे शरीर को उष्मा देता है, मेरे शरीर को एनर्जी देता है, और प्राणी जगत का अस्तित्व ही उसके बगैर नहीं है। लेकिन ये शरीर मैं नहीं चलाता हूं, ये ध्यान रखना। ये मुझे मिला हुआ है, चलाने वाला ईश्वर है, और ये सूर्य की गति से बंधा हुआ है। ये नहीं जानता कि इसकी दुकान कब बंद हुई है, इसका ऑफिस किस टाइम बंद होता है।
अगर इस प्रकृति के साथ, इस सूर्य चक्र के साथ अपने खान पान को करोगे, आपका पाचन सुंदर बनेगा। जैन धर्म में देखा होगा आपने, वो दिन छिपने के बाद कुछ नहीं खाते, और कोई भी प्राणी नहीं खाता, सिर्फ हम खाते हैं। कितने बजे? 12 बजे। लेकिन ईश्वर ने पाचन का दरवाजा बंद कब कर दिया था? वो किवाड़, वो दरवाजे बंद होने लग जाते हैं जब सूर्य छिपने लगता है। मैंने एक बात और बताई थी आपको, रात जो सोने के लिए थी, वो पहले जो पाचन पूरा नहीं हुआ था, वो शरीर उसको पचाएगा। अगर वो पचाने के टाइम में रहा तो आपको अगर वो पचाने का टाइम शरीर ज्यादा लेगा नींद के अंदर, तो आप मरम्मत कब करेगा? वो शरीर के उन दोषों को कब करेगा? उनकी डिटॉक्सिकेट कब करेगा? उसके दोषों को कब निकालेगा? उसके पास तो समय नहीं बचेगा। इसलिए रात का खाना हल्का रखो, सूर्य अस्त के आसपास रखो, सवेरे आप अनाज जरूर खाओ। ये ना कहा करो कि मैं फल खा लेता हूं। आप खुद अनुभव किया करो इन बातों का, खुद स्वतः अनुभव करोगे। दोपहर फल खाओ, सवेरे और शाम को अनाज जरूर खाओ, दोनों टाइम, क्योंकि एक अंतराल बन जाता है मेरे पाचन का। मेरा अनाज आराम से, क्योंकि रात भर आपने कुछ नहीं खाया, सवेरे जो ही सूर्य निकलता है, मेरे शरीर की प्रकृति कोई भी हो, मेरे शरीर की उस प्रकृति के अनुसार मेरे जो पित्त की मात्रा है, क्योंकि पित्त मेरी शक्ति भी है, पित्त मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है, मुझे कार्य करने की क्षमता पैदा करता है, तो मेरा पित्त ऊपर उभर के आ जाता है। 12 बजे 1 बजे के आसपास वो धीमा पड़ने लगता है। आपको अनाज जरूर चाहिए सवेरे, पित्त को शांत करने के लिए, रोकने के लिए, नहीं तो वो पित्त दोष भी बन जाता है। आपने देखा होगा एसिडिटी जाती नहीं, आप ऐसे करके देखो। दोपहर को आप फ्रूट खाओगे जो मौसम के हैं, मात्रा खुद तय करोगे। शाम को आपका शरीर कफ प्रदान होने लगता है, जैसे ही सूर्य पश्चिम की ओर चलने लगता है तो मेरा शरीर कफ प्रदान होने लगता है। जो गोधूली का जो समय होता था, हमारे पूर्वज हमेशा इसको चाय का ही समय बोलते थे। आप कुछ ना कुछ पेय जरूर लोगे, मौसम के अनुसार, अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, अपने परिवार की स्थिति के अनुसार आप अनिवार्य रूप से कुछ पेय लोगे। उससे मेरे कफ का संतुलन ठीक बनता है शरीर में। आप जरूर जो पीने का समय है, सवेरे जूस ना पीकर आप शाम को पी लो। वैसे जूस अब डॉक्टरों ने कोरोना वालों को बंद किया था, ध्यान रखना, इस बात पे गौर करना। हर प्रकार के जूस को बंद करने का सलाह दी जाती है, क्योंकि जूस सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है, उसके अंदर फाइबर, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स उस गुद्दे में रह जाते हैं। आप संपूर्ण फल को खाने का प्रयास करो, आपका पाचन भी ठीक रहेगा, निष्कासन भी ठीक रहेगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर है। फिर रात के समय मैंने बता ही दिया, आप जितना सूर्यास्त के आसपास खाओगे, क्योंकि उस टाइम मेरा पित्त और कफ दोनों शांत हो जाते हैं और मेरे निष्कासन के अंग सक्रिय होने लगते हैं। मेरे वात मेरे अंदर बढ़ने लगता है, वायु बढ़ने लगती है निष्कासन के अंगों के साथ साथ। इसलिए आप जितना जल्दी खाओगे, आपके लिए वो भोजन सुपाच्य रहेगा। मात्रा के लिए भी आप ध्यान करोगे दोस्तों। अगर आपकी मात्रा, कृष्ण जी उसको सवलप मात्रा बोलते हैं, अगर सवलप मात्रा क्या होती है? वो एक ना तस्य न तस्तु रोगो अस्ति ना चैकंत मन संत, ये उनके लिए नहीं है योग, उनके लिए न तस्य न तस्तु योगो अस्ति ना चैकंत मन संत ना अति सौपनशीलस्य ना जागृतो चैव अर्जुना। अर्जुन, वो उनके लिए योग नहीं है जो ठूस ठूस के खा जाते हैं, ये उनके लिए भी नहीं है जिनके पेट खाली ही रह जाते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति के अंदर मेरे ध्यान पेट की ओर ही रहता है। ज्यादा ठूस लूंगा तो भी मतलब पेट की ओर ध्यान रहेगा, दुखी करेगा वो, और कम खाऊंगा, नहीं डालूंगा तो भी मुझे भूख लगी रहेगी, मेरा ध्यान पेट की ओर ही रहेगा। साधना कब करोगे? इसलिए आप पेट की ओर आपको ध्यान ही ना करना पड़े, आप इसलिए उतनी मात्रा में दो कि आपका
व्रत भी हो जाए, फास्ट भी हो जाए और आपका पौष्टिकता भी पूरी मिल जाए शरीर को, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाते हैं। मैं इतनी बात आपको कहूंगा, पानी की मात्रा जरूर रखोगे, प्राकृतिक चीजें खाओ। मैं आपको बता रहा था जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जो जैसे आपने लो तत्व है शरीर के अंदर, या जिंक है आपके अंदर, या आपके पास मतलब ये कितने ही ये दिए थे, लेकिन ये कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मतलब सप्लीमेंट, कोई भी ये न्यूनता पूर्वक आहार मेरा उतना परफेक्ट या उतना पूर्ण नहीं होता जितना ईश्वर ने फल में दे दिया, अनाज में दे दिया या तेल में दे दिया। नहीं हो सकता, ये साइंस कहती है। इसलिए आप अपनी पूर्ति अधिकतर प्राकृतिक, हमें इनको ट्रेस मिनरल कहते हैं शरीर में, मतलब जो जैसे लो तत्व है, ट्रेस मिनरल मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा में मुझे चाहिए, वो पूरा ज्यादा नहीं। आपने देखा होगा जो लो तत्व के लिए जो महिलाओं को विशेष कर दी जाती है, जब उनके मतलब जो हेमोग्लोबिन बहुत ही नीचे हो जाता है, डॉक्टर कह देता खून की कमी हो गई, तो उसको खून की कमी तो नहीं होती लेकिन उसमें हेमोग्लोबिन तत्व की कमी हो जाती है, उसके अंदर आपको वो दिए जाते हैं, लेकिन उन महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन और ये हो जाती है। अगर आप वो मान लिया जिन पदार्थों में, प्राकृतिक पदार्थों के अंदर लो तत्व की मात्रा ज्यादा है, जैसे अंगूर है, सेब है, आंवला है, मतलब इन तत्वों में भरा पड़ा है ये, और भी बहुत हैं। आप किसी भी उसमें देखोगे, किताबों में लिखे पड़े हैं। हमारी जो साहित्य है भारतीय योग संस्थान का, उसको पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार आप प्रकृति के जितना नजदीक रहोगे, प्राकृतिक भोजन जितना करोगे, वो शरीर के लिए सुपाच्य भी होगा, शरीर के लिए पौष्टिक भी होगा। ठीक है, आप 7 बज गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा समय हो चौहान साहब तो प्रश्न उत्तर थोड़े बहुत ले सकते हैं लोगों के, अगर आपके पास समय है तो। जी सर, जी सर। एक प्रश्न है सर, दाई टांग में और दाई तरफ दर्द रहता है और भारीपन रहता है। सर ये हमने आज डिस्कस नहीं किया ना, ये जो इंडिविजुअल बातें हैं, व्यक्तिगत जो बातें हैं, व्यक्तिगत जो प्रश्न हैं, वो आप कृपया 11 बजे से 2 बजे तक इनको फोन नंबर दे दो, मेरे से वो बात कर लेंगे, क्योंकि मैं इसी एक व्यक्ति को बात करने लगूंगा तो बाकी के 10 मिनट बैठे रहेंगे। ठीक ठीक। आज जो हमने वार्ता की है, जो वार्ता की है, उस वार्ता से संबंधित जिन बातियों के कोई प्रश्न हैं, आप उनसे बारे में पूछो जो सबके लिए लाभकारी होंगे। सर एक नमस्ते सर। नमस्ते जी। मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे सूप तो ले सकते हैं हम? जरूर लो, शाम को जी जरूर लो जी, बस धन्यवाद सर। बस। और किसी का प्रश्न हो? सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर अंतर्मुखी होना और भगवान को अंतर में ही ढूंढना, हाँ इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? कैसे? इसमें क्या जानना चाहते हो आप? सर अंतर्मुखी होना ये अपने आप में बहुत मैं बड़ी एक कला है। दोनों ही चीजें छोड़ दो ना, आप इस दुविधा में क्यों पड़े हुए हो? आप शरीर किसका है? 5 तत्वों का सर। और 5 तत्व किसके हैं? भगवान के सर। तो हम भगवान के कौन सी कोशिका ऐसी है जो भगवान नहीं है जिसमें? सर कहने के लिए तो वो तो तीनों आदमी अंदर बैठे हैं, तीनों चीजें, पर कैसे ढूंढे सर? ढूंढने के लिए आप आसन करो, ध्यान करो, ईश्वर को आप ये विश्वास करने लग जाओ, आपने ढूंढ लिया। 2 चीजें देखो, पतंजलि ऋषि ने 2 चीजें बताई हैं, समाधि भावनार्थ त कलेश तनु कारणार्थ च। मतलब मेरा योगाभ्यास 2 ही बातों के लिए है। समाधि भावनार्थ मतलब ईश्वर प्राणिदान, मैं प्रतिदिन ईश्वर को अपने आप को समर्पित मानूं कि जो कार्य कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। मेरे अंदर जितना भी विश्वास है, जितनी भी सार्थकता है, जितना भी वो ईश्वरीय तत्व है, और जितने भी दोष हैं
जो क्लेश हैं, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये क्लेश हैं। और जब भी जिस चीज के क्लेश जिस चीज के मध्य में है, वो कोई भी कर्म मैं जो करूंगा तो ना ही तो मुझे वो अंतर्मुखी होने देंगे, और ना ही मेरे अंदर वो जो सात्विकता तत्व है, जो ईश्वरीय तत्व है, वो पनपने देंगे। आप क्लेशों से और क्लेशों को दूर करने के लिए योगाभ्यास है। यही कहा है ना, समाधि भावनार्थ, मेरा भाव समाधि का रहे, यानी उस ईश्वर को समर्पित रहे, आपकी समाधि हो गई। ये पतंजलि ऋषि कह रहे हैं, मेरा भाव समाधि का रहे, ईश्वर की तरफ समर्पित रहे, मैं जो भी काम करूं समर्पित होके करूं। और क्लेश तनु कारणार्थ, जो क्लेश हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, उन्होंने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको क्लेश कहा है। लेकिन इनका जो अंत है, जो सार है, इनको अपनी अलग परिभाषा है, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं गया। उनको क्लेश मध्य कर्माशय, क्लेश को मध्य में रखकर जो भी काम करोगे आपका फलित भी नहीं होगा। आपको इस जन्म में, या जो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, मतलब दृष्ट ये जो जन्म दिख रहा है, और अदृष्ट जो जन्म दिखाई नहीं दे रहे, आगे आने वाले हैं, उन जन्मों में भी मुझे वेदनीय रहेंगे। इसलिए आप जो है पतंजलि ऋषि के उसको देखो, इस दुविधा में पड़ो ही ना कि ईश्वर कहाँ बैठा है। आप सारे शरीर में ईश्वर बैठा है, आप विश्वास कर लो बस। मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, बोलो। नमस्कार सर, धन्यवाद। एक नमस्कार। सवाल है। मेरी भाभी को कोरोना हो गया था, अब कोरोना ठीक है, लेकिन अब शुगर हो गया है, तो वो शुगर ठीक हो सकता है? कितना शुगर है? शुगर नहीं था। शुगर कितना है? शुगर कितना है ये नहीं, ये पता नहीं है। आप देखो, ऐसे ये जो बातें हैं जो व्यक्तिगत है, मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं जनरल बातें बता देता हूं। ये व्यक्तिगत बातों के लिए मैंने समय रखा है। मैं प्रतिदिन आप लोगों के, बहुत से लोगों के फोन भी मेरे पास आते रहते हैं आपके यहाँ से। आप 11 बजे से 2 बजे के बीच में ऐसे व्यक्तिगत बातें कर लिया करो। इनके लिए रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, तरीके देखने पड़ेंगे, फिर जाके बताना पड़ेगा। लेकिन शुगर बिल्कुल ठीक हो सकती है। जो ये शुगर आई है वो कारण जानना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 कारणों से शुगर हुई है। एक, जिन्होंने, एक मिनट सुन लो आप जरा, जिन्होंने स्टीरॉइड खिलाए हैं डॉक्टरों ने, हाँ जी, हाँ जी, एक उससे, उसके कारण शुगर आई है। ठीक है। दूसरा, जिन्होंने जो सप्लीमेंट खाए हैं, जैसे ये तांबा ही मतलब बहुत ज्यादा खाया है, जो जिंक खाया है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग हुई है, और ब्लड क्लॉटिंग के साथ जो पाचन क्रिया पर दुष्प्रभाव आया है, उससे भी शुगर हुई है। वो जानना पड़ेगा मैडम, अब व्यक्ति ने किस कारण से उसके पास शुगर बनी है। मतलब एक कारण नहीं है कोविड में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप मेरे से 11 बजे से 2 बजे के बीच में अपनी रिपोर्ट भेज देना, बात कर लेना। ठीक है सर, एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ। सर, हम लोग ये जो क्लासेस आप जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो हम सारी चीजें मतलब बताते हैं, एक क्लास आप इस तरीके की भी लो कि जो किसी वजह से जैसे हो भी गया तो उस कुछ जैसे सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को पेन हो रहा है, किसी का, उससे रिलेटेड भी एक क्लास आप प्लीज लीजिए। तो अपने इसका नाम भारतीय योग संस्थान हटा के हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं मेडिकल नहीं 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 सर, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब एक्चुअल में मेरी बहुत बात सारे, सुनो। हाँ हाँ जो जी भी सर। साधना करेगा, जी सर। देखो शरीर को स्वयं समझना है। हम आपकी मदद करने के लिए, हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं भारतीय योग संस्थान की नहीं कक्षाओं में बैठ के इतनी, मेरे को भी थोड़ा सा शरीर का ज्ञान तो हो ही गया ना। जी सर। राठी जी, राठी जी, आप अपनी साधना जारी रखो। आपको जो प्रश्न पूछना हो, मतलब ये संभव नहीं है कि हम इसको रोगों के लिए खोल दें। जी जी सर। तो फिर साधना डिफीट हो जाती है। फिर साधना का बहुत छोटा सा, मतलब सूरज के आगे छोड़ के, वो गंगा का जल छोड़ के कूप का जल पीने लग जाएंगे हम। ठीक है जी सर। राठी जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए। हाँ सर, मैं सुनील राघव। हाँ सर, बोलो एक ना सर। दूध का बहुत आता है कि रात के समय क्या हमें दूध पीना चाहिए? नहीं, ये बहुत चीजें आती है निकल के।
आपको अगर आपको पचता है तो अनिवार्य रूप से पियो, दूध अमृत है। लेकिन जिनको पित्त ज्यादा बनता है, वात ज्यादा बनता है, और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, क्योंकि देखो जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो हमें प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए होती है। जो बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि उनको बढ़ना है, उनको दूध पिलाना। और रात को पीना ज्यादा लाभदायक है, सवेरे पीना लाभदायक नहीं होता है। कुछ माएं, जो आपने प्रश्न किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं, कि कुछ माएं सवेरे सवेरे दूध पिला के और उसके साथ बिस्किट देके और उसको कह देती हैं उसका ब्रेकफास्ट हो गया। नहीं, ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी लेवल बहुत कम मिले, वो रोगों के शिकार होते हैं। आप सवेरे पूरा अनाज खिला के जिन बच्चों को भेजा गया, ये अनुसंधान की बात बता रहा हूं मैं आपको, उन बच्चों को इम्यूनिटी लेवल बहुत ऊंचा रहा और उनको आसानी से रोग नहीं लग पाते। आप दूध रात को जरूर पिलाएं, और जो बड़े हो गए हैं उनको आधा गिलास दें, अगर उनको नहीं पचता तो उनका दूध हटा दें। अंकल सर, मैंने आपका ही सुना था, देखा था कि बड़े लोग जो बड़े हैं, मतलब ओल्ड एज, उन्हें दूध रात में नहीं पीना चाहिए, बच्चे पी सकते हैं। मैंने पीना नहीं कहा, मैंने कहा देखो हर एक की एक शरीर की प्रकृति है। जिस शरीर में वात और पित्त ज्यादा बनते हैं वो दूध छोड़ दें, उम्र ज्यादा है, ठीक है ना। सर अगर शाम के टाइम जैसे जल्दी हम लोग भोजन कर लेते हैं, तो अगर भूख लगे तो क्या फ्रूट्स ले सकते हैं? ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। नहीं, कतई ना लो। देखो, भूख और पेट का साफ होना दोनों एक आदत के मतात हैं। आपने अपने माइंड को जैसा ट्रेंड करोगी तो वैसा हो जाएगा। अगर 2 बार खाना खाने लग जाओगे, पहले हम 3 बार खाते थे, अब हमने 2 बार कर दिया, अब हमारा तीसरी बार हमें मुझे यूं लगता है कि कैसे खाते थे जी। अब ट्रेंड हो गए ना, एक आदत होती है। अगर आप कहोगे उसे हाजत कहते हैं, और भोजन एक आदत है। आप अपने शरीर को, अपने मानसिकता को ट्रेंड करो, अपने माइंड को ट्रेंड करो कि मैंने खा लिया, अब मेरा, अगर आपने कुछ पीना ही है तो थोड़ा सा दूध जरूर ले लिया करो, लेकिन ऐसा ना करो कि मेरी भूख रह गई। जी सवेरे जल्दी खा लेना। सर एक चीज और पूछनी, मॉर्निंग में फ्रूट्स खा सकते हैं? वो नुकसान, जैसे कई लोग कहते हैं केला अगर आप मॉर्निंग में खाते हैं तो मैंने खाली पेट नहीं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वो मिथ साबित हो रहा है। आप खुद देखो, अगर आपको खाली पेट आप भोजन ना, फ्रूट, मेरी तो सलाह है कि ना करो। और आप दोपहर को फ्रूट खाओ, दोपहर को अनाज ना खाओ। हाँ जी बोलो। राठी सर, मैं कह रहा हूँ रात के खाने में दाल ले सकते हैं? जरूर लो, जरूर लो, सब कुछ लो, मात्रा कम रखो। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वो मैं कहते हैं दूध जो है खाली के बजाय उसमें थोड़ी हल्दी वल्दी डाल कर ले सकते हैं? आपने ये कईयों ने पूछ लिया, मैं आपको बता दूं, हल्दी डालकर लिया गया दूध पहले हमारे पूर्वज, ये अभी 20-25 साल से चला हुआ ट्रेंड है, पहले कोई नहीं लेता था। जब चोट लगती थी तब घी डालकर, क्योंकि देखो हल्दी का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन फैट सोल्यूबल है, उसके साथ फैट की आवश्यकता है, इसीलिए तड़के में ही हल्दी लगाई जाती थी। लेकिन अब क्या करते हैं, लोग सोचने लगे कि इम्यूनिटी बढ़ाएगा। हाँ बढ़ाता है, कोई शक की बात नहीं है, हल्दी बहुत हेल्दी चीज है, लेकिन उसको खाने का तरीका ये ठीक नहीं है। आप उसको मतलब दूध में आप सौंफ उबाल लो, आप केसर उबाल लो, आप मतलब ये ऐसी चीजें उबाल लो, आप छोटी इलायची डाल लो, आप ये चीजें डाल लो, कभी कभी हल्दी भी डाल लो। एक ही चीज के पीछे मत लगो कि मुझे हल्दी ही डालनी है। अगर एक, मैं कहता हूं एक कोई भी चीज, उसको रामबाण मत लगाओ, ठीक है, बदलते रहो, आप ठीक रहोगे। सर माफी चाहूंगी, मेरे नेटवर्क चले गए थे जब आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। मैंने पूछा था क्या मॉर्निंग में केला खाया जा सकता है या फ्रूट्स हम ले सकते हैं? जैसे मैडम आप अब 11 बजे से 2 बजे के बीच बात करना, अब नहीं, बस अब दूसरों को भी मौका दो। ठीक है सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर मेरा हो गया था कि सर आपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया, वो बहुत बढ़िया सर बताया। सर इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, क्या इम्यूनिटी के साथ साथ इस समय मास्क लगाना और सैनिटाइज करना, इसका जो है क्या रोल है सर? इससे क्या ज्यादा अधिक फायदे हैं या सर नॉर्मल? आप जो भी सरकार ने हमारे को कोविड के जो तरीके बताए हैं बहुत अनिवार्य हैं,
शक मत कर लेना, बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप एक बात बताओ, जब आपके मुंह पे मास्क लगा हुआ है, आपके आधे कीटाणु, विषाणु, जीवाणु आधे तो रोकता होगा वो। कैसे? आप जरूर लगाओगे मास्क, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, ये कतई मत लगा लेना। भीड़ की जगह पे मत जाओ, बचो, क्योंकि भीड़ ही मतलब अगर कोई थर्ड वेव लेके आएगी, तीसरी जो हमारी वेव आएगी वो भीड़ से ही आएगी। आप भीड़ से बचने का प्रयास करो और दूरी बना के रखो इंसानों से, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन कैरियर है कोविड का, किसी का कुछ नहीं पता है। ठीक है, कुछों को एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको खुद भी नहीं पता होता कि तू कोविड है तेरे अंदर। अतः हमारा जितनी सावधानी रखोगे, सावधानी ही बचाव है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोई दवाई तो है ही नहीं। जो वैक्सीन लगते हैं, मैं उसकी भी आपको बता दूं, वैक्सीन सिर्फ आपकी जो एंटीबॉडीज हैं उनको डेवलप करने के लिए है। लेकिन ये मत सोच लेना कि वैक्सीन लग गए मेरे को तो अब मैं मतलब मनमाना घूमूं, ऐसा कतई नहीं है। मैंने यहाँ मेरी खुद की सोसाइटी में जहां मैं रहता हूँ, वहां पूरा का पूरा परिवार समाप्त हुआ है, जो दोनों डोज ले चुके थे, मियाँ बीबी, जो दोनों वैक्सीन लगवा चुके थे, लेकिन खत्म हुए, क्योंकि उनको गलतफहमी ये रह गई बेचारों को कि हम अब सेफ हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। जो सरकार ने जो तरीके दिए हैं वो सोच समझ कर दिए हैं, पालन करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है, चौहान साहब। हाँ चौहान जी, साहब कहाँ हैं? अब हाँ, बहुत हो गए। पहले शांति पाठ करवाते हैं। श्रीमती नीलम वर्मा जी नहीं है ना? जी 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 हूँ सर। अच्छा, तो शांति पाठ करा दीजिए। जी, पद्मासन में बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। रुक जाना। गहरा लंबा श्वास लेते हुए एक बार ओम की ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें और अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर में धारण करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और धन्यवाद सबसे ज्यादा हमारा आदरणीय श्री वेद प्रकाश राठी जी का, जिन्होंने बहुमूल्य समय दे करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारियों और साधकों को जो इतना ज्ञानवर्धन दिया, और विशेष तौर कोरोना के, और देखिए कैसे भोजन और प्राणायाम आसनों के माध्यम से इतनी सुंदर व्याख्या की है, और हमारे समस्त अधिकारियों और शिक्षकों को, साधकों को अपने घर बैठे ड्राइंग रूम में इतनी सुंदर जानकारियां मिली हैं, और इससे ज्यादा भारतीय योग संस्थान क्या दे सकता आपको। और इसी तरह से जैसे केंद्र के माध्यम से आप सबको यह जानकारियां मिली हैं, इसका अनुसरण करते हुए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपने क्षेत्र में आम जनता तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, तभी हमारा इस शिविर का भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सब निस्वार्थ भाव
जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं और हम थोड़ा थोड़ा भी आहुति देंगे तो कितनों को लाभ मिलेगा। तो इसी यही हमारा उद्देश्य था इस शिविर लगाने का। और हमारे केंद्रीय अधिकारी सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। बाकी हमारे जितने प्रांत के अधिकारी, शिक्षक, साधक, साधिकाएं जो भी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही संख्या में, क्योंकि हमारे इसमें कैपेसिटी 100 मोबाइल की थी, लेकिन लगभग 100 तो जुड़े थे। उसके बाद हमारे ग्रुप में क्लासें चल रही हैं, वो भी तो 150 से ऊपर भी साधक इस समय भरपूर लाभ लिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब इसको विस्तार से अपने अपने क्लासों में, अपने अपने क्षेत्रों में इसकी चर्चा करेंगे और लोगों को अवगत कराएंगे। और मैं पुनः आदरणीय राठी जी से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में भी हमें ऐसा मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी का।